नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। तो इस वक्त हम सीतापुर जनपद के मिश्रिख लोकसभा के एक गांव में हैं और ये बाग जो आप देख रहे हैं, ये जनपद लाइव के जो एडिटर हैं अनुज कुमार, ये उनका है। आज सुबह मैंने जो वीडियो किया आपको बताया और मैंने उसमें कहा था कि मैं बहुजन समाज पार्टी को लेके, उसके राष्ट्रीय दर्जे को लेके तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर एक वीडियो करूँगा। और ये वीडियो मैं इस गांव से कर रहा हूँ। मेरे साथ पवन कुमार हैं जो टाइम टोन फिल्टर के एडिटर हैं। पवन कैमरा लेके खड़े हैं और कैमरे के पीछे इनको रहने का, आप जानते हैं ज़्यादातर पवन कैमरे के पीछे रहते हैं। हालांकि अपने चैनल पर कैमरे के आगे आते हैं, जबकि बहुत कोशिश मेरी है कि वो हमारे चैनल पर भी कैमरे के सामने रहा करें। बहुजन समाज पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है और जो उसको वोट मिला है, उसको लेके तमाम तरह की चर्चा है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी 2.04% वोट पाई है। पूरे देश के जो वोट है उसका शेयर जो है 2% से थोड़ा ज़्यादा है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लगभग 200 से अधिक सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तमाम देश के जो राज्य हैं जहां बसपा लड़ी है चुनाव अकेले अपने दम पे। इस माहौल में जब एक तरफा चुनाव था, या भारतीय जनता पार्टी थी या इंडिया अलायंस था, उसके बीच में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन हालांकि उनके समर्थकों के लिए उतना मायूस करने वाला है, लेकिन तो ये इतना वोट पाने के बाद वो इस बात की चर्चा होने लगी कि बहुजन समाज पार्टी चूंकि शून्य है लोकसभा में और विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक है, लेकिन उत्तराखंड में उनके 2 विधायक थे। उनका क्या कहते हैं, बिहार में एक विधायक था, वो ठीक है आज पार्टी छोड़ के चला गया। उनका पंजाब में विधायक था। तो इस तरह से 4 राज्यों में उनके पास विधायक, 5 राज्यों में उनके पास विधायक थे। जो मापदंड ये कहते हैं कि जो आपकी पार्टी है, किसी भी राज्य में कुल वैध मतों का 6% वोट उसको मिलना चाहिए चुनाव में। क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है, अभी बिहार में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। इस 4-5 राज्यों में अभी तत्काल चुनाव होने हैं और ऐसे में वहां पर विधानसभाओं में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें, या तो कुल सीटों पर जो मतदान है 3% वोट मिले या हर राज्य में 3 सीट मिले, तो राष्ट्रीय दल की मान्यता बची रह जाएगी। तो मायावती की ये जो कोशिश है कि अब हम जब चुनाव लड़ने जाएं तो हम कम से कम जो ये लोकसभा का चुनाव गुजरा है, इसके बाद होने वाले चुनाव में इतने राज्यों में, 4 राज्य के जो चुनाव होने, इसमें 3% से ज्यादा वोट या 3 विधायक की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनेगी तो उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता बची रहेगी। दूसरी चीज ये है कि समीक्षा होती है, जो आयोग है समीक्षा करता है, तो उसकी समीक्षा जो होनी है 2009 में हुई थी, उसके बाद अब समीक्षा उसकी 19 में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो गया था। अब इसकी समीक्षा जो होगी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 है उसके बाद होगी। तो ऐसे में 27 तक बहुजन समाज पार्टी 3 साल तक उसको किसी तरह का कोई खतरा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने का नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी के जो फायदे हैं वो ये हैं कि पूरे देश में एक ही निशान, हाथी निशान रहेगा। जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और लेकिन जब आप वहां जाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो वहां जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी पार्टी का निशान साइकिल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पास जो निशान है वो दूसरे राज्य में दूसरे के पास है। बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये 4 पार्टियां जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां, इनका निशान पूरे देश में एक ही निशान रहता है। तो ये बसपा के साथ एक चीज है कि बहुजन समाज पार्टी के पास मौका है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, निशान के, पार्टी की मान्यता के, पार्टी के जो राष्ट्रीय मान्यता के साथ साथ उसको अपनी उपस्थिति भी बचानी है, अपना जनाधार और अपने समर्थकों को भी मायूस नहीं होने देना है। तो मायावती ने अभी एक बैठक की थी लखनऊ में, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है, मजबूती से लड़ने की घोषणा की है। 10 सीटों का उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। मायावती अगर 1-2 सीट जीत लेती हैं, उनकी कोशिश तो इसमें कटेहरी, मिल्कीपुर, फूलपुर, इस तरह से 3 से 5 सीटें जीतने की हैं। लेकिन इस बदले हुए जो दौर में, बदले हुए मौके पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस एक तरफ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का उपचुनाव दूसरी तरह का होता है।
तो मायावती का ये प्रयास, फिर हरियाणा को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि हरियाणा में भारत वहां पर जो इंटरनेशनल लोकदल है उनसे उनका अलायंस हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का, और इंटरनेशनल लोकदल के साथ बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी ने आज तक खाता नहीं खोला है। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र को लेकर बहुत उत्साहित है कि वहां हम 3% से ज्यादा वोट या सीटों में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, और वो उनकी कोशिश जारी है। तो ऐसे में इतनी जल्दी ये मान लेना कि बहुजन समाज पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी का निशान जब्त हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह जाएगी। 4 राज्यों में 3% से ज्यादा वोट लाना या 4 राज्यों में विधायक होना, तो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में ही आपके हरियाणा विधायक जो हैं आपको कम से कम 5 राज्यों में मिल जाएंगे। वो ठीक है, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो निर्वाचन आयोग के हिसाब से जब वो जीते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के निशान पे जीते हैं। तो ऐसे में अभी बसपा पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में शून्य होने की वजह से जरूर, और जो वोट प्रतिशत गिरा है उसकी वजह से जरूर बहुजन समाज पार्टी में मायूसी है और थोड़ा सा चिंता की लकीरें उनके माथे पे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे इन सब चीजों को देखने के बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, खतरा है, लेकिन खतरा इतना बड़ा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय दर्जा छिन जाए और बहुजन समाज पार्टी से उसका निशान छिन जाए। तो ये अनुज का बाग है। अनुज जो हैं जनपद लाइव के संपादक हैं। आज इनके साथ हम लोग यहाँ आए हैं और सीतापुर पहुंचे, मिश्रिक पहुंचे, इनके गांव पहुंचे। अनुज, आप इस गांव से निकल के लखनऊ गए हैं और लखनऊ में पत्रकारिता करके आपने एक मुकाम हासिल किया है। पहले किसी के साथ करते थे, आज आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि हम यहाँ पर आपने हमें ये गांव दिखाया। इतना अच्छा गांव, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा माहौल। सर बहुत बहुत सौभाग्य हुआ कि आप हमारे गांव आए। अमूमन इस तरीके का कोई भी जर्नलिस्ट आज तक इस गांव के अंदर नहीं आया, और इस पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो एक छोटे से गांव से निकल के कहीं जाके एक जर्नलिस्ट बनना, और वो तब संभव हो पाता है जब आपको किसी तरीके का सपोर्ट हो, और इस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि वो सपोर्ट मिले। लेकिन जिस तरीके से राजपथ का और आपका सपोर्ट मिला, तो कहीं ना कहीं वो वजह रही कि मैं वहां तक। नहीं, आप पहले से एस्टेब्लिश थे, मैंने आपको देखा। एस्टेब्लिश तो था सर, लेकिन वो चीजें जो फ्लो में आना और चीजों को उस तरीके से रिकॉग्नाइज करने का काम जो हुआ। जब आदमी के अंदर टैलेंट होता है तो वो आगे बढ़ता ही है। ये जरूर है कि अगर कोई हाथ उसका पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है तो उसका एक रास्ता, फिर मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है। मैं आपको फिर बधाई दूंगा कि आपने इस छोटे से गांव से निकल के लखनऊ जैसे शहर में, बड़े शहर में जहाँ पत्रकारों की बड़ी मंडी है, वहां पे आपने अपना स्थान बनाया। आप जनपद लाइव नाम का चैनल बनाया, उसकी एक पहचान बनाई और मोनेटाइज है, उसके लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं। और अब तो ये जमाना ही है यूट्यूब का है। दुनिया जो है यूट्यूब की है। बड़े चैनल पे तो खबरें चली गई, लेकिन यूट्यूब पे चला हुआ कंटेंट तो हमेशा बाकी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार पहले हमको संडीला ले गए, पहले हमको आप मलियाबाद ले गए, फिर उसका संडीला ले गए, मलियाबाद के लड्डू खिलाए, मलियाबाद के आम खिलाए, संडीला के लड्डू खिलाए, और कंटेंट जैसे मैंने वादा किया था कि मैं इस पर वीडियो करूंगा, तो छोटा सा वीडियो मैंने जानकारी के लिए बहुजन समाज की पेश किया। आपको क्या लगता है? सर ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि लगातार जिस दिन अखिलेश यादव का बर्थडे था उस दिन से मैं देख रहा था टीवी मीडिया पे जितने भी लोग हैं इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे, और ये जवाब भी सबको मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा सब्सक्राइबरों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि राजपथ एक ऐसा चैनल है जो अभी भी अलग है। जिस मुद्दों पे उन्होंने काम शुरू किया आज भी उन मुद्दों पे ही काम कर रही है, उसी विषय पे बात कर रही है। जैसे आपने एक सुबह बात कही थी, जो कमज़ोर हैं हम उनके साथ हैं, मगर बाकी जो चैनल और पैनल हैं वो आज कहीं ना कहीं बदल गए हैं। इंसान का अपना मिजाज होता है। देखो, ऐसा है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, जो हमने पढ़ा है, हमने अपने परिवार में भी बुजुर्गों से सुना है कि हमेशा कमजोर की मदद करो। तो मैं इसलिए भाई, इतनी बड़ी दुनिया में हजारों लोग जो है वो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, हजारों चैनल जो हैं समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, लाखों हैंडल जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। तो अगर हम इस बुरे वक्त में बहुजन समाज पार्टी या उससे जुड़े हुआ तबका, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजात के लोग हैं, इसके बाद आपके माइनॉरिटीज़ है जिसको मुसलमान कहा जाता है, हम मुसलमान कहते हैं, और आज की पॉलिटिकल पार्टियां उसका नाम भी नहीं लेती हैं, उनके इश्यूज को उठाना, हम समझते हैं कि अगर कमजोरों, मजलूमों, दबे कुचले लोगों की हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और ये हमारा एक, समझ लीजिए कि एक अहद है, उर्दू में एक लफ्ज़ है कि हमारा कमिटमेंट है कि हम
उस तबके की आवाज जरूर उठाएंगे जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता। सर एक बात है जो राजपथ में आपने अक्सर कही, तो आजकल ट्विटर पे एक वीडियो चल रहा है, अजमेर शरीफ के जो मौलाना जी थे वही बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी मुद्दा नहीं उठाया जा। अभी संसद भवन में जो बात हुई उसको कैसे देखते हैं कि आप हिंदू की बात करें तो आप उनकी ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, और वहां पे जो मुस्लिम समाज के साथ जो लगातार हो रहा है और दलित समाज के साथ जो हो रहा है उन विषयों पे बात नहीं कर रहे। देखिए, ये तो अब सब लोग कहने लगे हैं कि चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर और उसके बाद लोकसभा में जाने के बाद फिर वही हिंदू, हमारा हिंदू तुम्हारा हिंदू, हमारा हिंदू अच्छा, हिंदू तुम्हारा हिंदू खराब, हिंदू हमारा हिंदुत्व जो है वो अलग तरह का हिंदुत्व है, आपका तरह हिंदुत्व अलग तरह का हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व का बंटवारा चल रहा है लोकसभा के अंदर, हिंदू की बात चल रही है। राहुल गांधी ने एक पोस्टर दिखाया, उसके बाद हिंदू पे बात की, भारतीय जनता पार्टी ने उसे घेरा। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेके, अंबेडकर के नाम को लेके, उनके फोटो को लेके विचार तो इन्होंने कभी नहीं लिए। फोटो लिया, नाम लिया और उसके बाद उनकी किताब पकड़ी। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल भी किया कि संविधान कितने पन्ने का, तो वो इशारा दे रहे थे। ये देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा दिलचस्प कंटेंट है। हम लोग जो दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, तो जब अटल बिहारी की सरकार बनी 91 वाली, तो हम लोगों ने 10 मंत्री के आगे माइक, तो उस जमाने में उस तरह से होता नहीं था, फिर भी हम खड़े हो जाते थे और कागज लेकर हम कहते थे जनगण मन सुना दीजिए। तो किसी मंत्री ने नहीं सुना, कोई मंत्री नहीं सुना पाया था तब को जब तो अब ये चीज जो है, इसको आप क्या कीजिएगा, संविधान का पन्ना कितना है, संविधान में पेज कितने हैं, संविधान में किस पेज पे क्या लिखा है। मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें आप किसी गांव के आदमी से पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है कि अगर अनुज के परिवार के लोगों से पूछ लेगा तो ये बता देंगे। जिन्होंने स्कूल नहीं देखा वो भी बता देगा। कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर आपका चैनल देखा, क्योंकि आपने कहा जो संविधान लेके जा रहे हैं उनसे प्रेम्बल ही पूछ लीजिए, उन्होंने सीधे पन्ने पूछ ली। तो वो देखिए, ऐसा है जैसे मैंने देखा मौलाना अभी उन्होंने जिसका वीडियो भी हमने लगाया है राजपथ पे, तो बिल्कुल वही बात की जो राजपथ उनसे सवाल कर रहा था, समाज से सवाल कर रहा था। यही बात वहां से अजमेर शरीफ के जो वहाँ पीर हैं, उन्होंने भी यही बात उठाई जो हमने उठाई। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि हम ये जो राजनीति का खेल है, इस खेल में जिस दिन SC और जैसे BC भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसा, शेड्यूल कास्ट जो है वो अंबेडकर और संविधान की कॉपी से धोखा करके इंडिया गठबंधन के जाल में फंसा, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी हटाओ के नाम पर इस जाल में फंसा, तो फिर वो उस जाल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि ये हमारे पास चारा चुगने के लिए ही आएंगे और हमारे जाल में फंसे रहेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है, हम इस पर काम करते हैं, तमाम लोग इसे उठाते हैं। एक सवाल और मैं लूंगा सर, आपको क्या लगता है संसद भवन किस लिए बनाया, कि आप उनके मुद्दों पे बात करिए जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं उनकी बात करनी चाहिए, कि इस तरह की बातें? मैंने एक ट्वीट किया था कि आप संविधान हाथ में लेके आरक्षण की बात करके लोकसभा में आए हैं, जीत के आए हैं, बड़ा विपक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी 240 है, विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। क्योंकि ये लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं उसको भी आप मान लीजिए कि विपक्षी हैं, और चाहे नायडू हो या नीतीश हो, ये कब साथ हैं कब विपक्ष में कोई नहीं जानता। मेरा अपना ये कहना था कि आप संविधान की बात करते हैं तो कम से कम एक मुद्दा तो आप लेके चल ही सकते हैं। चलते हुए सत्र में आप बैकलॉग की बात तो कर ही सकते हैं कि SC ST OBC के लिए जो बैकलॉग की भर्तियां है उसे भरा जाए, उसकी सीटों को फिल किया जाए, बैकलॉग से उसकी पूर्ति की जाए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण काशीराम के जमाने से मांगा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिससे सरकार की जवाबदेही तय हो सकती थी। उसकी जगह पे आप फिर वही हिंदुत्व, फिर वही राम, फिर वही लक्ष्मण, फिर वही दरगाह, फिर वही अजान, फिर वही अल्लाह। फिर मुझे लगता है कि ये संविधान के लिए जो जगह सुनिश्चित है, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस लोकसभा में जैसे तुमने कहा कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और SC ST OBC जो सबसे बड़ी जिसकी संख्या है, उसके बैकलॉग से संबंधित जो जगह खाली है, नई जगह मत निकालो, जो जगह खाली पड़ी है उनको आप भर दो, तब भी देश का करोड़ों युवा बेरोजगारी के बंधन से मुक्त हो सकता है। और ये मैं ट्वीट भी करता रहा हूँ, इसमें मैंने वीडियो भी किया, और इस पर एक विधिवत वीडियो भी तुमने आज कहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पहले डेटा निकलवाऊं कि किस विभाग में, जैसे रेलवे में लाखों नौकरियां जो है वो बैकलॉग की खाली, अगर आज भर्ती हो जाए तो रेलवे में तो लाखों रोजगार से लग जाएगा। मुझे लगता है ये मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष आज भी उस मासूम से जो मतदाता है उसको इसी बात पे खुश रख रहा है। देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से इनको घेर दिया, वो उसकी मासूमियत जो है वही उसके लिए विपक्ष में हीरो बनने की कोशिश नहीं। विपक्ष में हीरो बनने के लिए तो क्या, विपक्ष में हीरो वो ही है, क्योंकि 103 सीटें उनके पास हैं। उसके बाद अखिलेश यादव है, राहुल गांधी नो डाउट इस देश में एक चेहरा है,
तो वो एक वो हीरो हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 40 सीट थी तब भी हीरो थे, 36 थी तब भी हीरो, 100 है तब भी हीरो होंगे, सरकार होगी तब भी हीरो होंगे। तो जिस परिवार से आते हैं वो परिवार हीरो का परिवार है। उसमें राहुल गांधी को अपने लिए कुछ करना नहीं है, उनको विरासत में हीरो मिला है। वो हीरो हैं, वो अभिषेक बच्चन की तरह अमिताभ के बेटे, चाहे वो फ्लॉप हो या हिट हो, वो हीरो ही पैदा होता है। उसी तरह से उस फैमिली में जो भी पैदा होगा वो राहुल गांधी ही पैदा होगा। तो इसलिए उसे उस तरह से नहीं देख सकते। हाँ, ये जरूर है कि जिन मुद्दों पे आप लेके आए थे, जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों से दूर रहने के लिए इस तरह से सॉफ्ट जो पिच है, आप हिंदुत्व की बात कर दी, शिव जी ने ये कहा था, कुरान ने ये लिखा है, गीता ने ये लिखा है, मुझे लगता है इससे बाहर आने की जरूरत है। विपक्ष भी वही कर रहा है जो सत्ता पक्ष अभी तक कर रहा था। बिल्कुल सही है, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको आने वाले 5 साल दिए गए, ना कि पीछे के 5 साल आपको दिए जा रहे हैं। तो हमें आने वाले को कैसे बेहतर करना, उस विषय पे बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, राजपथ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि जिस तरीके का मामला आपको सामने दिख रहा है, कहीं ना कहीं आए दिन ये चैनलों के साथ दिक्कत की जा रही है, लिमिट लगाई जा रही है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आगे राजपथ बढ़ेगा, क्योंकि आपके मुद्दों को असल में आज भी राजपथ अड़िग तौर से काम कर रहा है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।